तो हाँ, विधायक वहाँ होता है। आमदार बोलते महाराष्ट्र में। आमदार। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। मुलाकात में मैं ज्ञानेश्वर बर्वे उर्फ ज्ञानी आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विशेष मुलाकात है ही विशेष, क्योंकि वे विशेष अतिथियों को लेके आपके साथ रूबरू कराती है। और आज की विशेष मुलाकात में सचमुच ही एक विशेष व्यक्तित्व, एक व्यक्तिमत्व आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, और उनका नाम है श्रीयुत दिनेश राय मुनमुन जी। वो खुद एक विधायक हैं, मध्य प्रदेश से हैं, सिवनी क्षेत्र से। और सबसे पहले कार्यक्रम के पहले हम दिनेश जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनेश जी, जैसे हम बातें कर रहे थे तब मुझे लगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो विचार है, आपकी जो भावना है, वो रेडियो मधुबन के श्रोताओं तक, और रेडियो मधुबन के नहीं, सभी मधुबन के श्रोताओं तक पहुंचाने की हम विशेष प्रयास करें, विशेष प्रयोग करें। क्योंकि होता क्या है कि आज हमने आपका भाषण सुना, आपने जो कुछ दिल के उद्गार शेयर किए वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और विशेष रूप से जो विधायक रहते हैं या पॉलिटिक्स में रहते हैं, उनको ये आध्यात्मिकता और विधायक और पॉलिटिक्स, राजकीय क्षेत्र, उसको आप कैसे जोड़ते हो, इस ये मेरे मन में प्रश्न आया। और विशेष रूप से मेरे ख्याल से हमारे श्रोतागण जो है उनके मन में भी ये प्रश्न आता होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में देखेंगे तो ये शांति, आध्यात्मिकता की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बर्वे जी। मैं मधुबन के सभी रेडियो श्रोताओं को ओम शांति कहना चाहता हूँ। और आज मैं यहाँ पर आकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ, और अपने आप को ऐसा लग रहा है कि यह आना मेरा जीवन का बहुत लेट तो नहीं हो गया। मुझे बहुत पहले यहाँ पहुँच जाना था। मैं 98 से ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, दीदियों से जुड़ा, लेकिन मैं इतने साल लग गए मुझे आने में। उसका मेरा कारण है क्योंकि मैं विश्व के कई देशों में भी घूमा हूँ, भारत के भी कई आश्रम, कई ऐसे धार्मिक स्थल और सामाजिक और सब में गया। लेकिन जिस जीवन की आपाधापी में मैं यहाँ आने में काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन आज आने के बाद मैं अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस कर रहा हूँ, पछता भी रहा हूँ कि इससे पहले मैं क्यों नहीं आया। इसके पहले अगर आता, जिस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान, और यहाँ आने के बाद जो मैंने चुंबकीय शक्ति देखा है यहाँ पर, जिसका एक प्रभाव मेरे जीवन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर में पड़ा। क्योंकि हम इस समय कह सकते हैं कि जिस जो युग में हम जी रहे हैं, इस समय इंसान के पास समय नहीं बचा है। इतना तनाव 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 कि वो लगता है कि परिवार में परिवार है कि नहीं, हम परिवार के साथ हैं कि नहीं, हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ आने के बाद बहुत शांति मिली। अपने आप में एक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि हम सुनते आए हैं पूर्वों से कि हमारे ऋषि मुनि बड़े बड़े पहाड़ों में जाकर, एकांतवास में जाकर उन्होंने अपनी साधना की, और वैसा ही अनुभव मैं कह सकता हूँ यहाँ आने के, माउंट आबू आने के बाद जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वही एकांतवास, वही मेरे को वातावरण यहाँ मिला है, जिसके लिए मैं वास्तव में ब्रह्म कुमारी दीदियों का, आश्रम के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, मैं सिवनी से, मध्य प्रदेश की एक विधानसभा से विधायक हूँ। मैं पार्षद बना, फिर म्यूनिसिपल का चेयरमैन बना, जिस तहसील से मैं रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी ट्राइबल सीट होने के बाद भी मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट सीट से पहली बार निर्दलीय विधायक बना 2013 में। फिर 18 और 23 में मुझे भारतीय जनता पार्टी से विधायक की टिकट मिली, और मैं आज वहाँ पर काम कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं आपसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोगों को बड़े बड़े मंचों में क्यों बुला लिया जाता, आप विधायक हो, सेलिब्रिटी हो या सक्षम हो, वहाँ पर हम लोग लाइन में लगे हैं, हम कमज़ोर लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता। उनको भी मौका मिलता है, बड़े लोगों को क्यों, बड़े आदमियों को क्यों मंचों में या उनको हाईलाइट किया जाता है। तो मैं उसका एक कारण बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्तियों के पीछे जो नेतृत्व करता होते हैं, जैसे आज मैं 2.5 लाख मेरे वोटर हैं जिनको मैं नेतृत्व कर रहा हूँ,
मैं अगर मोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं खुद समझदार नहीं होऊंगा, मैं धर्म के प्रति नहीं जानूंगा, आत्मा को नहीं जानूंगा, अध्यात्म को नहीं जानूंगा, तो मैं खुद जब गंवार हूं या मैं सक्षम नहीं हूं, तो मैं अपने से नीचे अधीनस्थों को कैसे समझा सकता हूं, उनको इस लाइन में कैसे जोड़ सकता हूं। मैं जो जनता मुझको फॉलो करती है, मेरे फॉलोअर भी लाखों लोग हैं, उनको मैं मोटिवेट करना के लिए मैं खुद सक्षम नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे एक मुनि जी हमारे, जिन्होंने कहा था, मैंने उनसे यही शब्द किया था कि गुरुजी मैं विधायक हूँ तो मुझे कई जगह मंच मिलता है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा कहना साफ है कि हम लाखों लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आप जैसे राजनीतिक लोग, सक्षम लोग, इनको अगर हम मोटिवेट करें, पहले इनको तो सुधार दें, इनको तो ज्ञान दे दें। अगर जे ज्ञान नहीं मिलेगा और जे अज्ञानी होंगे तो जे वही अज्ञान अपनी जनता को परोसेंगे, जिसकी वजह से जनता में जो सक्षमता आना चाहिए वो नहीं आएगी। जो जो कहते हैं उसको ये लोग मानते हैं, क्योंकि इनको जनता ने चुना है। तो कम से कम पहले जे सक्षम बने, इनको ज्ञान मिले, जे सक्षम होंगे तब अपने नीचे और लोगों को देंगे। इसलिए हम आपको बुलाते हैं, आपकी हम नेतृत्व को नहीं, आपको हम आपके कोई पद को नहीं या आपकी सक्षमता को नहीं, हम आपको ही पहले साक्षर बनाना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके जो फॉलोअर है वो भी सीधे सीधे जुड़े। क्योंकि अगर हम हर आदमी को समझाने जाएंगे तो लाखों करोड़ लोग मिलते हैं, बिल्कुल लेकिन सही कहा आप लोग गिनती के लोग हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर समाज के प्रति हमें कुछ संदेश देना है तो जो कैप्टन है उसको ही टॉस करने के लिए पूरे 11 खिलाड़ी तो मैदान में नहीं आते, दो कैप्टन ही आते हैं और वो टॉस करते हैं, और बैटिंग लेनी है या बॉलिंग लेनी है वो खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन 11 लोगों के द्वारा वो डिसाइड करते हैं, ऐसे नहीं कि अकेले बलबूते डिसाइड करते हैं। तो ये आपका विधायक होने के नाते आप कुछ लोगों को लीड करते हैं, कुछ समाज है उनको लीड करते हैं। और आजकल की अगर हम दुनिया देखें तो बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ा है, अशांतता बढ़ी है। कोई अगर अखबार खोलो या टीवी खोलो तो एक किसी को मारता है, किसी का मर्डर करता है, भले रास्ते पे चौराहे पे करता है, लोग देखते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। ये मानसिकता जो है वो जब मैं देखता हूँ तब मुझे रामायण की वाल्या कोड़ी की कहानी याद आती है। वाल्या कोड़ी तो डकैत था, लेकिन नारद मिले, नारद जी ने उसको कुछ ज्ञान दिया और फिर वाल्या कोड़ी का वाल्मीकि हो गया। तो मैं ये समझता हूँ भारत का हर नागरिक चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो वाल्या कोड़ी जैसा ही है। हम नारद बन के अगर उनको कुछ ज्ञान दें, हम नारद बन के उनके विचारों में परिवर्तन करें तो ये बहुत अच्छा है। और नारद बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया है यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद। और इसलिए ये जो परिवर्तन है विचारों में, समाज का परिवर्तन तो है ही, भारत को हम विश्व गुरु बनाने के लिए मेहनत तो करते ही है, लेकिन समाज के विचारों में परिवर्तन करना है। ब्रह्मा कुमारी का मुख्य तत्व जो है वो विचारों में परिवर्तन करना है। उसके लिए आप क्या पहल करेंगे? देखिए वर्मा जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। आज हमारे जीवन में हम अगर सबसे पहले हाथ में मोबाइल उठाते हैं, भगवान को ना प्रणाम करते हो, सबसे पहले व्यक्ति उठता तो मोबाइल में यह देखता है कितने फ़ोन आए, किसी ने कुछ तो इमरजेंसी तो नहीं। जिस तरीके से हम टीवियों में, पेपरों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और आसपास जो माहौल देख रहे हैं, काट पाट मार लड़ाई झगड़े दंड फंद, इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, हमारे परिवारों में। और उसके बाद हम कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन में आगे जाके होगा क्या। हम जब सुरक्षित आज नहीं हैं तो हमारी पीढ़ी कैसे सुरक्षित होगी। इस दशा को देख के जो हम पूर्वजों को सुनते आए, जो शांति थी, जो समृद्धि थी, जो संस्कार थे और जो एक दूसरों के प्रति समर्पण था, वह समर्पण आज मैं इस ब्रह्म कुमारी आश्रम में देख रहा हूँ, भाइयों में, दीदियों में देख रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर मैं देखता हूँ, निस्वार्थ एक व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करता, और यहाँ निस्वार्थ हजारों लाखों लोग सेवा कर रहे हैं। जी कि संभव हो सकता था, कोई ना कोई ऐसी आत्मिक शक्ति यहाँ पर है जिसकी वजह से हम सब उनके अधीन, उस प्रभु के, उस परमात्मा के अधीन आकर हम भी जन सेवा, जनमानस को सेवा यहाँ पर हमारे कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आज के जीवन में मैं कह सकता हूँ
जिस घर में बेटी बहू रोती है उस घर में कोई बरकत तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम में हम देख रहे हैं, यहाँ माताएं, दीदियां, बहनें, दादियां ही सर्वोसर्वा होकर संभाल रही हैं। तो जिसके कारण डिसिप्लिन, जिस तरीके से हमको नीति रीति संस्कार और आध्यात्म के प्रति और जो हमको शांति अगर मिल रही है, इसमें बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ बहनों का आगे होना। और बहनों की वजह से ही मैं समझता हूँ कि एक बारीकियाँ जो होती है, एक माँ जो बच्चे को प्यार करती, बहन एक अपने भाई को जो सम्मान देती है, वो सम्मान और स्नेह अगर मिल रहा है इस विश्व में, तो मैं कह सकता हूँ इस ब्रह्म कुमारी आश्रम में मिल रहा है, जिसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। बहुत ही अच्छी बात की आपने। तो मुझे ये चीज़ भाई साहब पूछनी है कि ये जो आश्रम में जो गतिविधियाँ चलती है, शांति प्रिय वातावरण होता है, अभी यही माहौल जो है वो बाहर अगर पैदा करना है, बाहर निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, पहली बात ये है कि हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आजकल ये देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, चाहे राजनीति हो या और कोई बात हो, तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। कहीं अगर इलेक्शन आती है तो क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालती है, वो पार्टी इस पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालती है। मेरे मन में ऐसी ही एक बात आई, अगर हम ऐसी कुछ बातें करें, दो लोगों को, चाहे विरोधी हो या सत्ता वाले हो, दो लोगों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे करें और फिर उनको पूछे कि इसके बारे में अच्छी बातें करो। सत्ताधारी जो है वो विरोधक के बारे में अच्छी बातें करे और विरोधक जो है वो सत्ताधारी के प्रति अच्छी बातें करे, जो कुछ अच्छा है वो देखने का प्रयास करे, तो क्या होगा, मन में जो कचरा है वो निकल जाएगा। और ऐसी ही बातें अगर हम घर घर में फैलाएं, हमारे रिश्तेदार है, माँ है, बेटियाँ है, दोस्त है, उनमें जो कुछ अच्छाई है वो ढूंढने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से समाज परिवर्तन होगा। तो इसके प्रति आप विधायक होने के नाते या म्यूनसिपैलिटी का जो कोई भी प्रभाग है उसके कुछ प्रमुख होने के नाते आपका क्या विचार है, कैसे हम बदलाव ला सकते हैं समाज में? निश्चित है, जब हम लोग अपनी एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने प्रतिद्वंदी के प्रति भी अच्छा सोचेंगे, तो निश्चित है कि हमें भी वो शांति, वो सम्मान मिलेगा। जो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है, मेरे घर में अगर हमेशा गाली गलौज, चिड़चिड़ाने, एक दूसरे को खींचातानी या एक दूसरे प्रति व्यवहार नहीं, लड़ाई झगड़े अगर होंगे, उस घर में शांति आ ही नहीं सकती। तब हम इसी प्रकार अगर हम अपने प्रतिद्वंदी के साथ कोई चुनाव लड़ते हैं या वो हमारे विरोधी पार्टी का है, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये मान के कि वो भी इंसान है, वो भी आत्मा है, वो भी भगवान है उसके शरीर में, हमारी जिस प्रकार है उसने भी इस धरती में जन्म लिया है, तो हमारा भी नैतिकता है कि मानव सेवा, इंसान को हम बराबर का दर्जा दें, उसकी ऊंच नीच नहीं, उसकी बुराइयों को ना ढूंढते हुए उसकी अच्छाइयों पर अगर हम ध्यान देंगे, उसका भी मकसद, हमारा भी मकसद, दोनों का मकसद है समाज की सेवा करना, समाज को आगे बढ़ाना। तो क्यों ना हम इन बुराइयों से दूर हो। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ वर्वे जी, जो व्यक्ति बुराइयां करता है वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ही वो बुराइयां हैं। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। मैं पे अच्छाई होगी तो मैं अच्छाई सामने वाले को दूंगा, मुझ में गंदगी, मुझ में बुराइयां हैं तो मैं आपके साथ वही व्यवहार करूंगा। इसको खत्म करने के लिए आज इस कलयुग में जो चल रहा है उसको देखकर मैं समझता हूँ कि यहाँ जो भाई बहनें जो सेवा कर रही हैं उसको पाटने, उसको कम करने के लिए काम कर रहे हैं। खत्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत संख्या है हमारी, ये फैलाने वालों की संख्या बहुत है। तो अगर इसको समाज अगर मान ले, आत्मसात कर ले, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जो बातें निकल रही है, जो हमारे भाई और दीदी बोल रहे हैं, वो आत्मसात कर ले, तो मैं समझता हूँ कल युग आज ही खत्म हो जाएगा और हम सतयुग तरफ बढ़ जाएंगे। अगर हम एक दूसरे के प्रति बराबर व्यवहार, समान, अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तभी हमको सम्मान मिलेगा। अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो हम उम्मीद ना करें कि हम सम्मान किसी को दें। लेकिन आज समाज में जिस तरीके से किरणें फैल रही हैं बुराइयों की, उसको खत्म करने के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ इसके लिए बहुत बड़ा योगदान हमारी ब्रह्म कुमारी दीदियाँ दे